हेलो दोस्तों, वेलकम बैक, वेलकम टू एम बाय। आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जैसा कि आपको पता है कि ये जो क्लास होती है आपकी एनडीए के प्रीवियस ईयर जितने भी आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चाहे वो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हो या फिर फिजिक्स के क्वेश्चन हो, इस क्लास में आपको करवाने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एनडीए के बहुत सारे काफी सेट हमने आपको केमिस्ट्री के करवा दिए जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपके सीडीएस एग्जाम में पूछे गए हैं, और ये क्वेश्चन आपके सीएपीएफ एग्जाम में पूछे गए हैं, और ये क्वेश्चन आपके एनडीए एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं डिफेंस के, जहां पे भी आपकी केमिस्ट्री पूछी जाती है, वहां के हमने सारे प्रीवियस क्वेश्चंस को यहाँ पर करवाया जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आप सभी अगर इन क्वेश्चंस को प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ कर लोगे तो आपके जितने भी एनडीए में आने वाले क्वेश्चंस हैं वो सभी बन जाएंगे केमिस्ट्री के। ठीक है, 16 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, 16 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 60+ मार्क्स दिला सकते हैं आपके एनडीए में केमिस्ट्री अकेले। और जैसे हम इसके कुछ सेट और बचे हैं उन सेट को कवर करके फिर हम आपका इसी क्लास में फिजिक्स का स्टार्ट करेंगे सेट। ठीक है, फिजिक्स के जो प्रीवियस क्वेश्चन है उनको हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और आप भी सेशन को लाइक कर दो सभी जगह और शेयर कर देंगे सभी जगह लाइक करने के बाद, जिससे कि आपको और आपके जितने भी दोस्त हैं सबको इस क्लास से ज्यादा बेनिफिट मिले, ज्यादा फायदा मिले, क्योंकि आपको हम इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ करवा रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए तो आप सभी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जितने भी आने वाले वीडियोस है उसकी भी नोटिफिकेशन मिलेगी आपको टाइम टू टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शानदार गिवन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड लुब्रिकेंट। यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन अच्छा स्नेहक है। तो यहाँ पे डायमंड पाउडर गिवन है, ग्रेफाइट पाउडर गिवन है, मॉल्टन कार्बन गिवन है, और एलॉय ऑफ कार्बन एंड आयरन गिवन है। मतलब जो कार्बन और आयरन का जो मिक्सचर होता है वो गिवन है। बताइए क्या आंसर आ जाएगा, एक बार ट्राई करेंगे फिर हम इस क्वेश्चन को प्रॉपर एक्सप्लेन करते हैं। ए ऑप्शन में डायमंड का पाउडर गिवन है, बी ऑप्शन में ग्रेफाइट का पाउडर यानी ग्रेफाइट पाउडर गिवन है, ए ऑप्शन में डायमंड पाउडर गिवन है, और सी ऑप्शन में मॉल्टन पाउडर कार्बन गिवन है, और डी ऑप्शन में अलॉय ऑफ कार्बन एंड आयरन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें, यहाँ पर आपने ग्रेफाइट के बारे में पढ़ा होगा जो कार्बन का क्या होता है, एलोट्रोप होता है। ठीक है, अगर हम कार्बन के एलोट्रोप की बात करें, एलोट्रोप ऑफ कार्बन, जिसमें आपका ग्रेफाइट आता है, ग्रेफाइट। ठीक है, तो ये जो ग्रेफाइट है ये स्लिपरी नेचर का होता है। कैसा होता है, स्लिपरी नेचर का होता है, सॉफ्ट होता है। ठीक है, अगर हम ग्रेफाइट की बात करें सॉफ्ट होता है, और दूसरा ये स्लिपरी नेचर का होता है। तो ये जो स्लिपरी नेचर है ना, इसका स्लिपरी नेचर है ना, इसी स्लिपरी नेचर की, स्लिप करने का जो नेचर है, स्लिपरी नेचर की वजह से इसको हम यूज कर सकते हैं स्नेहक के रूप में, यानी स्नेहक दैट इज लुब्रिकेंट के रूप में। तो मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। रजनी पटेल, आपकी केमिस्ट्री की थ्योरी, अगर आप पहले ये जितने भी क्वेश्चंस हम आपको करवा रहे हैं ना, क्वेश्चंस कवर कर लो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। जो हमने जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं उसमें बहुत सारे टॉपिक कवर हुए हैं। बाकी जो थ्योरी है बहुत जल्दी स्टार्ट कर देंगे। अगर आपको थ्योरी की डिमांड होगी तो हम थ्योरी भी आपकी करवा देंगे बहुत ही सिंपल बेहतरीन वे में। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, आप डेली रेगुलर क्लास में आइए। अब 10 बजे आपकी डेली क्लास होने वाले हैं, तो आप रेगुलर रहिए क्लास में, आपको अच्छे से सारी चीजें कवर हो जाएंगे। ठीक है, ग्रेफाइट समझ आ गया। ग्रेफाइट एक स्नेहक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जो ग्रेफाइट कार्बन का एक अपर रूप है, एलोट्रोप है कार्बन का। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। वेगेज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ शुगर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडस्ट्री इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ। बताइए यहाँ पे शर्करा निर्माण में आप लोग जानते होंगे जो गन्ना है ना, शुगर केन है। तो शुगर केन का यूज किया जाता है चीनी के निर्माण में, है ना। चीनी के निर्माण में किसका इस्तेमाल करते हैं, किसका यूज करते हैं हम लोग, शुगर का। चीनी के निर्माण में हम शुगर केन का यूज करते हैं, शुगर केन का हम यूज करते हैं। शुगर केन आप लोग जानते हैं, इसको हम गन्ना कहते हैं। जब इसको पेरा जाता है ना, आप लोग जानते हैं, जब इसका रस निकाला जाता है, जब इसका जूस निकाल लिया जाता है तो क्या बचता है, इसका एक बुरादा टाइप का बचता है, इसका एक, जिसको खोई कहते हैं, उसी को यहाँ पे बगेज कहते हैं। क्या कहते हैं, बगेज। ये जो आपका बैगेज यहाँ पर लिखा हुआ है ये खोई, हिंदी में इसको खोई कहते हैं। ठीक है, खोई। आपने देखा होगा पहले इसका क्या करते थे, कोई यूज नहीं होता था। पहले शुगर केन का जूस निकाल लिया और उसका जो भी बचा हुआ पोर्शन होता था, जो भी मिक्सर टाइप का होता था, उसको जलाने में यूज किया जाता था। जब इसकी गुड़ बनाई जाती थी, जब इसकी क्या बनाई जाती थी, गुड़ बनाई जाती थी। तो शुगर केन के जूस की जब गुड़ बनाते थे तो शुगर केन के जूस निकालने के बाद जो पोर्शन बचता था उसको सुखाकर फिर उसको जलाने में काम लिया जाता था। लेकिन आजकल क्या, इसको पेपर इंडस्ट्री में यूज कर रहे हैं। इसको कहाँ यूज कर रहे हैं, पेपर इंडस्ट्री में। पेपर यानी कागज बनाने में इसका यूज किया जाता है। क्या याद रखोगे, पेपर इंडस्ट्री में आजकल बहुत शानदार यूज किया जाता है इसका, पेपर यानी कागज बनाने में। तो मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा।
तो ये याद रखेंगे, शर्करा निर्माण उद्योग के उत्पोत्पाद का मतलब है यहाँ पर जो बाय प्रोडक्ट है, खोई का प्रयोग किया जाता है पेपर बनाने में। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और आप लोग रबड़ जानते हो, नेचुरल रबड़ की अगर हम बात करें तो इसका हम आइसोप्रीन एक होता है, नेचुरल पोलोमर है रबड़ का, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। इसका एक क्वेश्चन है नेचुरल रबड़ का, तो आगे बात करेंगे। बाकी ग्लास आप जानते हो, ये ग्लास का सैंड वगैरह जो होती है ना, सैंड हो गई, ये सब बहुत हाई टेम्परेचर पर गर्म करके पिघलाकर तब कांच बनती है। ठीक है, तो ये बस अलग अलग चीजें हैं। सीमेंट की बात करें तो ये इसमें चूना मिलाया जाता है, एल्यूमिना मिलाया जाता है, सिलिका मिलाया जाता है। तो सीमेंट को बनाने के लिए उसमें चूना मिला दिया है ना, जिसको हम लाइम कहते हैं, उसको इसमें एल्यूमिना मिला दिया, उसमें सिलिका मिला दी, उसमें आयरन ऑक्साइड मिला दिया। ऐसे बहुत सारे मिक्सचर, बहुत सारी चीजों का मिक्सचर होती है सीमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन ट्राइटियम, दैट इज कैपिटल टी, जिसको हम ट्राइटियम बोलते हैं, यानी जो आइसोटोप है किसका, हाइड्रोजन का। द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपसे पूछे हैं। ठीक है, ट्राइटियम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं और कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं, एक बार ट्राई करेंगे सभी स्टूडेंट। ट्राइटियम आप लोग जानते हो ये क्या होता है, आइसोटोप होता है हाइड्रोजन का आइसोटोप। हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप होते हैं, 3 होते हैं, है ना। तो तीनों यहां पर लिखेंगे, एक तो आइसोटोप है 1H1, और एक गाइस आइसोटोप है 1H2, और एक आइसोटोप है 1H3। ठीक है, फर्स्ट वाला जो आइसोटोप है हाइड्रोजन का, इसको हम प्रोटियम के नाम से जानते हैं, प्रोटियम। और ये जो प्रोटियम है यही 99% का, जो हाइड्रोजन है 99.9% यही प्रोटियम के फॉर्म में आपको मिलेगी। इसी का जो ऑक्साइड होता है उसी को हम पानी कहते हैं, इसी के ऑक्साइड को ही तो हम वाटर कहते हैं, यानी जो प्रोटियम का ऑक्साइड है उसी को हम पानी बोलेंगे। और जो 1H2 है ये बहुत कम मात्रा में मिलता है और ये हैवी होता है, इसको हम बोलते हैं क्या, ड्यूटीरियम। इसको ड्यूटीरियम के नाम से जाना जाता है, ड्यूटीरियम के नाम से जाना जाता है। और ड्यूटीरियम का जो ऑक्साइड है ये हैवी वाटर कहलाता है। ड्यूटीरियम का ऑक्साइड क्या है, हैवी वाटर कहलाता है। इसको डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं ड्यूटीरियम को। तो इसका जो ऑक्साइड है D2O, इसको हैवी वाटर यानी भारी जल के नाम से जानते हैं, जिसका यूज हम न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में करते हैं। बात करते हैं 1H3 को, ये है हमारा ट्राइटियम, ये रेडियो एक्टिव होता है। इसको अगर हम बात करें, ये ट्राइटियम है, इसको आप लिखेंगे ट्राइटियम। ठीक है, ट्राइटियम हो गया, और इसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर आपसे पूछे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो एक ही होंगे, क्योंकि हाइड्रोजन के जितने भी आइसोटोप होंगे उनका जो एटॉमिक नंबर है वो तो सेम रहेगा। और एटॉमिक नंबर का मतलब होता है प्रोटॉन की संख्या, तो प्रोटॉन की संख्या भी सेम रहेगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी सेम रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रोटॉन है, क्या होगा, एक प्रोटॉन होगा और एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है। तो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं जब कोई एटम न्यूट्रल होता है। अब यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या की बात करें तो ये हो गए इलेक्ट्रॉन, एक हो गए इलेक्ट्रॉन और एक ही हो गया प्रोटॉन। न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं, ये जो एटॉमिक मास है इसका 3 है। ठीक है, तो अगर हम न्यूट्रॉन की संख्या निकालें तो जो एटॉमिक मास है उसमें हम एटॉमिक नंबर कम कर दें तो ये 2 आ जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या। तो जो 1H3 है दैट इज ट्राइटियम है, आइसोटोप किसका, हाइड्रोजन का, उसमें एक प्रोटॉन और 2 क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, आपका बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए यहाँ पर ट्राइटियम के बारे में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा जिसके अंदर 2 न्यूट्रॉन आपको दिख रहे हैं और एक प्रोटॉन दिख रहा है। ठीक है, ये हाइड्रोजन का क्या है, हाइड्रोजन का ये जो आइसोटोप है ट्राइटियम, उसका स्ट्रक्चर है। हाइड्रोजन के आइसोटोप यानी ट्राइटियम का ये स्ट्रक्चर है, जिसके नाभिक में, न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, और एक इकलौता इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट के चारों तरफ देखो चक्कर लगा रहा है। तो ये ट्राइटियम है, ये क्या है, ट्राइटियम है। क्लियर हो गया। ठीक है, तो हम इसको क्लिक कर देंगे, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। बहुत अच्छे, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे सभी को एक क्लियर हो रहा है ना अच्छे से। अब बात करते हैं, ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से आपके 3 से 4 बार एनडीए में एग्जाम, एनडीए और सीडीएस में पूछा जा चुका है। चाहे आप एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हो, जो जितने सीडीएस वाले स्टूडेंट्स हैं, ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में 2-3 बार मिलेगा। ठीक है, अब इसको 2-3 तरीके से घुमा घुमा के पूछते हैं। सबसे पहले, और ये एनसीईआरटी का बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर। देखो क्या होता है कि अगर हम लाइम वाटर ले लें, लाइम वाटर आप जानते हो क्या होता है, लाइम वाटर जिसको हम चूना पानी कहते हैं, जिसको हम स्लेक्ड लाइम कहते हैं, जिसको हम बुझा हुआ चूना बोल सकते हैं, तो ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है भाई, तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, ध्यान से समझना, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करते हैं लिमिटेड मात्रा में, कम मात्रा में, तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है। क्या मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 मिलता है। ठीक है, आपको दिख नहीं रहा होगा।
हाँ, तो जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में यानी लाइम वाटर में, चूना पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करते हैं तो आपको मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ साथ में आपको वाटर मिलेगा। तो वाटर तो ऑलरेडी उसी में है। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, इसकी वजह से जो लाइम वाटर है, चूना पानी है, वो मिल्की हो जाता है। मिल्की क्यों हो जाता है? क्योंकि ये प्रेसिपिटेट, ये घुलता नहीं है, पानी में डिजोल्व नहीं होता है। जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये पानी में डिजोल्व नहीं होता है, घुलता नहीं है। तो ये इसकी वजह से जो चूना पानी है वो मिल्की कलर का, दूधिया कलर का हो जाता है। कैसा हो जाता है गाइस? दूधिया कलर का। लेकिन अगर इसी में ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड पास करा दी जाए, बहुत एक्सेस मात्रा में, इसको बोलते हैं एक्सेस अमाउंट में। तो जब आप एक्सेस मात्रा में, ये वर्ड लिखा हो एक्सेस मात्रा, ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करा दिया जाए, तो यही जो कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा था ना, इसकी जगह बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, CaHCO3 का होल ट्वाइस। ये बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और मेरे भाई ये डिसॉल्व हो जाता है पानी के अंदर। ये क्या हो जाता है? ये पानी में घुल जाता है। जब ये पानी में घुल जाएगा तो इसका मतलब ये जो दूधिया कलर था वो गायब हो जाएगा। दूधिया कलर किसकी वजह से था? मिल्की कलर किसकी वजह से था? कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। तो इस बार कैल्शियम कार्बोनेट तो बना नहीं, क्योंकि हमने इसमें एक्सेस मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर दी? पास करवा दी। तो जब एक्सेस मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड पास करा दी तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? CaHCO3 का होल ट्वाइस, यानी ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से इसका जो मिल्की कलर था वो डिसअपियर हो जाएगा। मिल्की कलर क्या हो जाएगा गाइस? डिसअपियर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब जरा ए ऑप्शन को पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर, जब कार्बन डाइऑक्साइड को हम लाइम वाटर के थ्रू पास करते हैं, द सोडियम टर्न मिल्की, सॉल्यूशन जो हो जाता है वो कैसा हो जाता है? मिल्की हो जाता है। बट ऑन प्रोलॉन्ग्ड पासेस द सॉल्यूशन टर्न्स क्लियर, दिस इज बिकॉज। तो हमने यही बताया कि और ज्यादा एक्सेस मात्रा में आपने पास कर दी कार्बन डाइऑक्साइड, तो जो सॉल्यूशन मिल्की कलर का हुआ था वो वापस क्लियर हो जाएगा, साफ हो जाएगा। ठीक है, तो वो उसका रीजन ये है, द कैल्शियम कार्बोनेट, जो ये कैल्शियम कार्बोनेट बना था ना, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट ये बना था कैल्शियम कार्बोनेट, इसकी वजह से मिल्की कलर हो गया था, है ना। अब ये कन्वर्ट हो जाएगा जब इसमें और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की पास करवा देंगे, तो यही कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? कैल्शियम बाइकार्बोनेट में, कैल्शियम बाइकार्बोनेट में। ठीक है, तो यहां पर लिखा हुआ है द कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म्ड इनिशियली इज कन्वर्टेड टू सॉल्यूशन सॉल्युबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट ऑन पासिंग ऑफ मोर कार्बन डाइऑक्साइड। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। मतलब हमने यहाँ पर क्या क्या बताया, जो कैल्शियम कार्बोनेट बना था जिसकी वजह से सॉल्यूशन मिल्की हो रहा था, दूधिया कलर का हो रहा था, व्हाइट कलर का हो रहा था, अब वो कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट में, जो कि पानी में घुल जाता है, तो जिसकी वजह से जो मिल्की कलर था वो गायब हो जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। बाकी का यहाँ पर गलत है बी ऑप्शन। द रिएक्शन इज रिवर्सिबल एंड लाइम वाटर रीजनरेटेड, लाइम वाटर दोबारा रीजनरेट नहीं होगा। द कैल्शियम बाइकार्बोनेट फॉर्म्ड इनिशियली इज कन्वर्टेड टू सॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट, ये तो उल्टा बोल दिया इन्होंने, इसीलिए फॉल्स हो जाएगा। ये उल्टा बोल दिया ना, क्योंकि कैल्शियम बाइकार्बोनेट तो ऑलरेडी पानी में घुला होता है, ऑलरेडी डिजोल्व हो जाता है पानी में, सॉल्युबल है। ठीक है, तो वो उसकी वजह से व्हाइट कलर नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन बढ़िया आंसर है। डी ऑप्शन भी गलत है। द इनिशियली फॉर्म्ड इनसॉल्युबल कंपाउंड इज सॉल्युबल इन कार्बोनिक एसिड, इन सबका कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। मेरे ख्याल से अच्छे से क्लियर हो गया होगा ए ऑप्शन क्यों आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये पूरा का पूरा प्रोसेस है कि जब आप लाइम वाटर में यानी चूना पानी में जब कार्बन डाइऑक्साइड को पास करोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा, जिसकी वजह से जो चूना पानी है मिल्की कलर का हो जाएगा, दूधिया कलर का हो जाएगा। लेकिन एक्सेस मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को जब पास करवाओगे तो वही कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में, जो कि पानी में सॉल्युबल है, और वो दूधिया कलर यानी जो मिल्की कलर है वो गायब हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, बस बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हिंदी वाले स्टूडेंट्स एक बार हिंदी में देख ले। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर विलयन दूधिया हो जाता है, परंतु लंबे समय तक प्रवाहित करने पर विलयन साफ हो जाता है। इसका कारण है और अधिक कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर प्रारंभ में बना कैल्शियम कार्बोनेट घुलनशील कैल्शियम बाइकार्बोनेट में रूपांतरित हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर द फॉर्म ऑफ कार्बन नोन एज ग्रेफाइट, जो कार्बन की जो फॉर्म है ग्रेफाइट, वो किस फॉर्म के लिए, इन चार ऑप्शन में से किसके लिए जानी जाती है? बताइए। जो ग्रेफाइट फॉर्म है कार्बन की वो इन चार ऑप्शन में से किसके लिए जानी जाती है? हार्डर होती है डायमंड से,
कंटेन हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन देन डायमंड, यानी ग्रेफाइट में कार्बन की परसेंटेज डायमंड से ज्यादा होती है, या इज बेटर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर देन डायमंड, यानी जो ग्रेफाइट है वो डायमंड से अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, बेटर कंडक्टर है। और डी ऑप्शन में यहाँ पर क्या गिवन है, डी ऑप्शन को भी देख लेंगे, हैज इक्वल कार्बन टू कार्बन डिस्टेंसेस इन ऑल द डायरेक्शन, यहाँ पर सभी डायरेक्शन में कार्बन कार्बन के बीच में जो डिस्टेंस है वो इक्वल है डायमंड और ग्रेफाइट में, जो कि गलत है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे ग्रेफाइट और डायमंड को आप कंपेयर कर रहे हैं, तो जो ग्रेफाइट है और डायमंड है ये दोनों पहली बात तो कार्बन से मिलकर बने हैं, प्योर कार्बन से मिलकर बने हैं, क्योंकि ये दोनों कार्बन के अपर रूप है, कार्बन के क्या है, एलोट्रोप है, ठीक है। अब लेकिन ग्रेफाइट की बात करें तो कार्बन डायमंड की तुलना में, डायमंड के कंपैरिजन में मोर यानी बेटर अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है। तो ये बिल्कुल आपका जो सी स्टेटमेंट गिवन है एकदम ट्रू स्टेटमेंट गिवन है, यानी ग्रेफाइट इज बेटर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर देन डायमंड। क्लियर हो गया सभी को? जो ग्रेफाइट है वो डायमंड से अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, यानी ग्रेफाइट में हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं। ग्रेफाइट ऐसा नॉन मेटल है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। तो यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वो कौन सा नॉन मेटल है, वो कौन सा नॉन मेटल है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। तो याद रखना वो ऐसा नॉन मेटल, इकलौता ही नॉन मेटल है जिसका नाम है ग्रेफाइट। ये एक नॉन मेटल है, अधातु है, फिर भी इससे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आंसर कर देंगे हम सी ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज, इनमें से कौन सा एग्जांपल केमिकल चेंज है। तो आपको ये टॉपिक कौन सा है, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, ठीक है। तो भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के एग्जांपल्स क्या हैं। अगर आपको इतना थोड़ा आइडिया होगा तो आप इस क्वेश्चन को इजिली कर लोगे। बताइए क्या आंसर आ जाएगा। रमेश कुमार आंसर बताएंगे सभी। हमेशा याद रखो, 2 पॉइंट याद रखो, जब भी आपको फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज का कॉन्सेप्ट आ जाए, इसका कोई क्वेश्चन आ जाए और इसको आप पहचानने में मुश्किल हो रही हो, तो आपको बस 2 बातें माइंड में याद रखनी है। पहली बात ये कि जो केमिकल चेंज होता है ना, उसमें हमेशा नया पदार्थ बनता है, नया सब्सटेंस बनता है। और दूसरी बात याद रखना, जो केमिकल चेंज होता है उसमें जो नया पदार्थ बना, उस नए पदार्थ से पुराने वाले पदार्थ पर आप नहीं आ सकते। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए हमारे पास कोई मैटर था, कोई सब्सटेंस था, अब वो किसी दूसरे रूप में किसी भी तरीके से कन्वर्ट हो गया। अब उस दूसरे रूप से आप पहले रूप में उसको नहीं ला सकते किसी भी तरीके से, तो ऐसे चेंजेस को हम केमिकल चेंज कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने किसी चीज को बर्न कर दिया, किसी चीज को आपने जला दिया, तो जब आप किसी चीज को जला दोगे तो वो जलने के बाद क्या वापस उसी चीज में आ सकता है, लौट सकता है क्या उसी रूप में? नहीं लौट सकता, तो केमिकल चेंज होता है। इसीलिए किसी भी चीज को हम जलाते हैं, किसी भी चीज को हम बर्न करते हैं, तो हमेशा केमिकल चेंज होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर रस्टिंग हो रही है, मान लीजिए लोहा है, लोहे में जंग लग जा रही है, तो लोहा सड़ जाता है, खराब हो जाता है। अब उस सड़े हुए खराब लोहे से आप वापस अच्छा लोहा थोड़ी ना प्राप्त कर सकते हो, तो इसीलिए रस्टिंग को क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम फिजिकल चेंज की बात करें, तो फिजिकल चेंज में क्या होता है, शेप बदल जाती है, साइज बदल जाता है, स्टेट बदल जाती है। स्टेट मतलब सॉलिड से लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड से सॉलिड हो जाएगा, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर सॉलिड से गैस में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा। ये स्टेट में चेंज हो जाएगा, साइज में चेंज हो जाएगा, शेप में चेंज हो जाएगा, मटेरियल सेम रहेगा, मटेरियल सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कांच का गिलास है और इस कांच के गिलास को आपने तोड़ दिया। अभी अगर हम इस कांच के गिलास की बात करें गाइस, ये मान लो कांच का गिलास है, अब आपने कांच के गिलास को तोड़ दिया तो इसके टुकड़े टुकड़े हो गए। अब इसकी चेंज क्या हो गई, शेप साइज ये सब चेंज हो गया, शेप एंड साइज स्ट्रक्चर ये सब चेंज हो गया। शेप एंड साइज की हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो लेकिन मटेरियल तो कांच ही होगा ना, मटेरियल तो ग्लास ही होगा। ऐसा तो है नहीं कोई दूसरा मटेरियल बन गया होगा, हम इसको पिघलाकर दोबारा से ग्लास की शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये फिजिकल चेंज होता है। ये क्या होता है, फिजिकल चेंज। जैसे हम मोमबत्ती के पिघलने की बात करें, अगर कोई मोमबत्ती पिघल रही है, मान लीजिए हमारे पास इस तरीके से ये मोमबत्ती है, ठीक है, ये पिघल रही है, तो ये मोमबत्ती क्या होगी, इसके आसपास इस तरीके से ये पिघल जाएगी। तो ये पिघलने के बाद क्या होगा, हम जलने की बात नहीं कर रहे, हम मोमबत्ती के पिघलने की बात कर रहे हैं। तो जो पिघली हुई मोम होगी उसको फिर से हम पिघलाकर ढांचे में डालकर फिर से मोमबत्ती बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर जलने की बात कर दे कि मोमबत्ती बर्न हो रही है, जल रही है, तो वो केमिकल और फिजिकल दोनों चेंज होता है, क्योंकि उसमें धागा होता है मोमबत्ती का। मोमबत्ती के अंदर क्या होता है, कैंडल के अंदर धागा होता है, जो मोमबत्ती का धागा है वो जलता है, तो केमिकल चेंज भी होता है उसके अंदर, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं एक एक करके। गाइस अगर हम बात करें मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब की,
आपके पास ये आइस क्यूब है, इसको हम आइस क्यूब बोलते हैं। इसका जो फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला, वो हो जाएगा H2O और बीच में लिख देंगे ब्रैकेट में S। S का मतलब सॉलिड फॉर्म में पानी। तो जो पानी सॉलिड फॉर्म में उसी को हम आइस कहते हैं। आइस को आपने पिघला दिया, ये बन गया वाटर। आइस को पिघला दिया, वाटर बन गया। अब ये वाटर क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। तो मटेरियल तो सेम ही रहा ना, यानी कि आपने पानी को फिर से जमा दोगे तो फिर से आइस क्यूब बन जाएगी। तो फिजिकल चेंज है, ये क्या है, फिजिकल चेंज है, इसको आप लिखेंगे फिजिकल चेंज। द बॉइलिंग ऑफ गैसोलीन, याद रखना गैसोलीन को आप बॉयल कर रहे हो, बॉयल करना, किसी भी चीज को बॉयल करना वो फिजिकल चेंज है। अगर बॉयल करने की बात आ रही तो वो फिजिकल चेंज है, लेकिन जलाने की बात आ रही है, बर्न करने की बात आ रही, कंबंशन करने की बात आ रही तो वो केमिकल चेंज है। ठीक है, क्योंकि किसी चीज को बॉयल कर रहे हो उसको ठंडा भी कर सकते हो। अब बात करते हैं फ्राइंग ऑफ एन एग। एग को फ्राई करने का क्या मतलब, जब भी आप खाना बनाते हो, जब भी आप एग को फ्राई करोगे, क्या जो फ्राई एग है वापस एग में कन्वर्ट हो सकता है क्या? क्योंकि जब फ्राई किया होगा वो नया पदार्थ बन गया होगा, ब्राउन कलर का हो गया होगा, नया पदार्थ बन गया होगा। यानी जब भी किसी चीज की में केमिकल चेंज होता है ना, तो नया जो पदार्थ बनता है, न्यू सब्सटेंस जो बनता है, न्यू प्रोडक्ट जो बनता है, उसकी प्रॉपर्टी भी अलग हो जाती है, उसका टेस्ट, उसकी प्रॉपर्टी भी डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्राइंग है ना, किसी चीज को फ्राई कर रहे हो, अंडे को फ्राई कर रहे हो, ये केमिकल चेंज है मेरे भाई। ये क्या है, केमिकल चेंज। लास्ट में बात करें, अट्रैक्शन ऑफ एन आयरन नेल टू ए मैग्नेट। चुंबक से किसी लोहे की कील को अट्रैक्ट करना, ये तो आपका फिजिकल चेंज हो गया, क्योंकि उसमें कोई नया पदार्थ थोड़ी ना बन रहा है। तो आपको आंसर समझ आ गया अच्छे से, क्लियर? ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में गिवन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट बेकिंग सोडा। इनमें से कौन बेकिंग सोडा से रिलेटेड करेक्ट नहीं है? बेकिंग सोडा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए, एक बार ट्राई करिए। बेकिंग सोडा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे गिवन है, इट इज यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। बिल्कुल सही है उज्जवल, हेलो। तो यहां पर हमने क्या बोला कि इसको हम यूज करते हैं सोडा फायर एक्सटिंग्विशर, बिल्कुल सही है। जो बेकिंग सोडा है इसको हम आग बुझाने वाले यंत्र में यूज करते हैं, अग्निशामक यंत्र में यूज करते हैं, जिसको हम फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं, और सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर इसको कहा जाता है। इट इज एडेड फॉर फास्टर कुकिंग, बिल्कुल ये भी ट्रू है आपका। मतलब जब हम बेकिंग सोडा को छोले में अगर डालते हैं तो छोले जल्दी बन जाते हैं। अगर आपकी कोई भी सब्जी है वो जल्दी नहीं बन रही, कोई भी, जैसे छोले जल्दी नहीं बनते, चने की दाल जल्दी नहीं बनती है, तो कुछ सब्जी, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जल्दी नहीं बनती है, तो आप बेकिंग सोडा डाल दो, वो जल्दी फास्टर कुकिंग हो जाती है, जल्दी बन जाते हैं। और बाकी तो आपको पता ही है बेकिंग सोडा का यूज ब्रेड बनाने में, केक बनाने में, स्पॉन्जी, तो ये बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। और इसको हम कहाँ यूज करते हैं? एंटासिड के रूप में। आपके पेट में ज्यादा मात्रा में एसिड प्रोड्यूस हो गया, जिसकी वजह से आपके पेट में एसिडिटी हो गई, इरिटेशन, पेन हो रहा है, तो आप बेकिंग सोडा यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आपके ये बेसिक नेचर का होता है। कैसा होता है? माइल्ड बेसिक। यहाँ पर याद रखना, कोरोसिव नहीं होता, ये माइल्ड बेसिक होता है, माइल्ड बेस होता है। इसीलिए इसको हम एसिड, एंटासिड के रूप में यूज कर सकते हैं, इसको हम खा सकते हैं, जिसकी वजह से ये पेट में जाके एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और हमारा जो पेन है वो कम हो जाता है, इरिटेशन कम हो जाती है। और कोरोसिव का मतलब है यहाँ पर गाइस कि ये संचारी है, मतलब जला देगा, आपके शरीर को जला देगा, ऐसा नहीं। तो ये कोरोसिव बेस नहीं होता है, ये माइल्ड बेस होता है, इसीलिए ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। और डी में गिवन है, इट न्यूट्रलाइजेस एक्सेस एसिड इन द स्टमक। तो ये तो हमने आपको बता ही दिया, हमारे स्टमक में जो ज्यादा मात्रा में एसिड प्रोड्यूस हो जाता है उसको ये न्यूट्रलाइज कर देता है ना। और इसको हम इनो के फॉर्म में पीते हैं। जो इनो आती है ना, इनो में आपका बेकिंग सोडा यूज होता है। ठीक है, तो हम लोग इनो पी लेते हैं, हमें तुरंत राहत मिलती है, आराम मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। तो कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? सी स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि माइल्ड बेस होगा ना कि कोरोसिव बेस होगा। तो यहाँ पे बेकिंग सोडा से रिलेटेड आपसे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा था, कौन सा? रॉन्ग। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। एक बार देख लेंगे सभी, क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, क्लियर, बहुत अच्छे। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ये सब अच्छे क्वेश्चन है। यह अमाशय में अम्ल के आधिकाक को प्रभावी करता है, बिल्कुल सही है। आधिक्य को, आधिक्य का मतलब होता है ज्यादा मात्रा। जब स्टमक में एसिड की ज्यादा मात्रा हो जाती है तो ये उसको क्या करेगा? निष्प्रभावी करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आपका आंसर हो गया सी ऑप्शन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, इसमें ये पाउडर भरा हुआ है, ये बेकिंग सोडा है, ये बेकिंग सोडा, ये जो बोतल में आपको दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में गिवन है, क्रोमियम ऑक्साइड इन पेंट मेक द कलर ऑफ पेंट।
जो क्रोमियम ऑक्साइड हम पेंट में यूज करते हैं वो पेंट का कलर कैसा कर देते हैं, ग्रीन, व्हाइट, रेड या ब्लू, बताइए। यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्रोमियम ऑक्साइड का जो क्रोमियम ऑक्साइड की अगर बात करें तो भाई इसका बहुत ज्यादा यूज है, बहुत ज्यादा। क्रोमियम ऑक्साइड किस कलर का पेंट में, मतलब पेंट में यूज होता है क्रोमियम ऑक्साइड? ये एक पिगमेंट है। ये क्या है? पिगमेंट है। अगर हम इसकी बात करें तो ये एक पिगमेंट है जो कलर देगा किसको? पेंट को। और किस टाइप का कलर देगा? हमने आपको हिंट भी दे रखी है, किस टाइप का कलर देगा, बताइए किस टाइप का कलर देगा? जो आपको ये दिख रहा है ना, ग्रीन कलर, ये ग्रीन कलर देता है। आपने क्रोमा वर्ड सुना होगा, क्रोमा वर्ड, है ना, क्रोमा वर्ड सुना है? क्रोमा ग्रीन कलर का होता है। तो ये क्रोमा वर्ड इसी से ही आया। मतलब अगर क्रोमियम ऑक्साइड की बात करें तो जो क्रोमियम ऑक्साइड है ये अगर पेंट में आप मिला रहे हो तो पेंट का जो कलर है वो ग्रीन कलर हो जाता है। कैसा? ग्रीन कलर। ये एक पिगमेंट है। ये क्रोमियम ऑक्साइड क्या है? पिगमेंट है। क्लियर हो गया? तो ये इस तरीके से ये यूज होता है। और आपको पता ही है होली आ रही है, होली में इसका खूब यूज होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जो क्रोमियम ऑक्साइड है पेंट में यूज करते हैं वो ग्रीन कलर देता है। नेक्स्ट यहां पर देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज ए मिनरल एसिड? आपसे पूछा इनमें से कौन सा वो एसिड है जो मिनरल एसिड है, जिसको हम खनिज अम्ल कहते हैं, बताइए इनमें से कौन खनिज अम्ल है, कौन मिनरल एसिड है? एक सिट्रिक एसिड गिवन है, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिवन है, एक एस्कॉर्बिक एसिड गिवन है और एक टार्ट्रिक एसिड गिवन है। क्या आंसर आएगा? एक बार जल्दी से ट्राई करेंगे सभी। एक सिट्रिक एसिड गिवन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिवन है, एस्कॉर्बिक एसिड गिवन है और एक टार्ट्रिक एसिड गिवन है। आपसे ये पूछा है इनमें से वो कौन सा एसिड है जो मिनरल एसिड है, यानी जो खनिज अम्ल है। मिनरल एसिड हमेशा याद रखना, इसको लैब में तैयार किया जाता है और ये हमारे पेट में भी प्रोड्यूस हो जाता है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर सिट्रिक एसिड की बात करो तो ये ऑर्गेनिक एसिड है, OA है ये ऑर्गेनिक एसिड, क्योंकि सिट्रिक एसिड नींबू में और संतरा में मिलेगा आपको, ऑरेंज में, लेमन में मिलेगा। एस्कॉर्बिक एसिड की बात करें तो ये भी आपका क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, इसे विटामिन सी खट्टी चीजों में पाया जाता है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। जो एस्कॉर्बिक एसिड है ये जितनी भी खट्टी चीजें हैं उन सब में ये पाया जाता है। और अगर हम टार्ट्रिक एसिड की बात करें तो टार्ट्रिक एसिड भी आपकी अंगूर में, ये जो खट्टापन होता है वो इन्हीं एसिड की वजह से होता है। तो अंगूर हो गए, है ना, ग्रेप्स या फिर इमली हो गई, टैमरिंड, उन सब में टार्ट्रिक एसिड होगा। अब हम बात करते हैं HCl की, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये मिनरल एसिड होता है, इसको हम खनिज अम्ल कहते हैं। इसी टाइप से सल्फ्यूरिक एसिड होता है, इसी टाइप से नाइट्रिक एसिड होता है। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया अच्छे से। आंसर क्या आ जाएगा आपका? बी ऑप्शन, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या गिवन है? अच्छा आपको ये दिखा रही होगा तो एक बार देख लेंगे, गो थ्रू द। ये आपको एसिड इस तरीके के दिखाई पड़ता है, ये जितने भी एसिड्स होते हैं ये आपको इस तरीके से दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। चलिए अगर हम यहाँ पर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एन एटम कैन बी फाउंड इन, किसी परमाणु का जो सब पूरा का पूरा द्रव्यमान की अगर हम बात करें, कंप्लीट द्रव्यमान, होल मास कहाँ पे लाई करता है? किसी भी एटम का कंप्लीट मास कहाँ पे लाई करता है? ये रदरफोर्ड ने बताया था। किसने? रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में जब न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, जब नाभिक की खोज की थी, तो वहां पे ये भी पता चला था कि ज्यादा से ज्यादा जो टोटल एटम का मास है, द्रव्यमान, वो इसके न्यूक्लियस में लाई करता है। कहाँ पे? न्यूक्लियस में। कैसे पता चलेगा? ऐसे देखिए ध्यान से, इसका रीजन क्या है। हमारे पास मान लो ये किसी एटम का स्ट्रक्चर है, ये किसी भी एटम का स्ट्रक्चर है मान लिया, और उसके अंदर ये न्यूक्लियस है। वैसे न्यूक्लियस बिल्कुल छोटी सी होगी, क्योंकि जो न्यूक्लियस का साइज है वो एटम के साइज का 1,00,000 गुना छोटा होता है। याद रखना, न्यूक्लियस का साइज एटम के साइज का 1,00,000 गुना कम होता है। यानी जो न्यूक्लियस का साइज है वो एटम के, परमाणु के आकार का 1,00,000 गुना छोटा होता है। बिल्कुल डॉट जैसा दिखाई पड़ेगा न्यूक्लियस, ठीक है। अब यहाँ पे दो बातें आपको याद रखनी है। पहली बात ये कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की संख्या होती है और न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन की संख्या होती है। मतलब न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या नाभिक में पाई जाती है, न्यूक्लियस में। बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑर्बिट्स में होंगे। अगर हम यहाँ पर कोई ऑर्बिट ले लें, K शेल, L शेल, M शेल, इस तरीके से, तो बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑर्बिट में होंगे। और ये पूरा स्ट्रक्चर है एटम का, परमाणु का पूरा स्ट्रक्चर है। तो उसके अंदर एक न्यूक्लियस होती है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। तो जो एटॉमिक मास है जिसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के हम न्यूक्लियॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन कहते हैं। न्यूक्लियॉन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दोनों के दोनों न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, ठीक है। प्रोटॉन की संख्या हो
ठीक है, चाहे आपका न्यूट्रॉन की संख्या हो, दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, दोनों को मिलाकर हम कहते हैं गाइस न्यूक्लियॉन। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। तो जो न्यूक्लियॉन की संख्या है यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, ये हमें एटॉमिक मास देता है, और ये इसका मतलब कहाँ पे, न्यूक्लियस में। तो पूरे एटम का जो टोटल मास है वो न्यूक्लियस में होता है, नाभिक में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा न्यूक्लियस। बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखो इसको। क्लियर हो गया? हेलो एवरीवन, बताइए यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो एक बार आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये मेरे यहाँ पर स्ट्रक्चर गिवन है। ये न्यूक्लियस आपको दिख रहा है, इसमें रेड कलर की बॉल और ब्लू कलर की जो बॉल है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रही है। बाकी जो रिंग आपको दिख रहे हैं ये ऑर्बिट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, के ऑर्बिट, एल ऑर्बिट, एम ऑर्बिट, एन ऑर्बिट एक्सेट्रा, शेल को। और इसमें जो ये ग्रीन बॉल है ये इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो ये एटम का एक तरीके का मॉडल गिवन है, स्ट्रक्चर गिवन है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये मैच करना है आपको, यहाँ पर मैच करके बताना है। मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, ठीक है। हो सकता है आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत आ रही हो, लेकिन मैं यहाँ पर आपको लिख के बता दे रहा हूँ। जो लिस्ट 1 है, लिस्ट 1 में नंबर 1 पे जो आपका गिवन है ए पॉइंट पे, ठीक है। लिस्ट 1 में जो ए पॉइंट पर गिवन है वो गिवन है खट्टा दूध, सोर मिल्क, इस तरीके से खट्टा दूध। और जो बी पॉइंट पे आपको गिवन है, बी पॉइंट पर यहाँ पे विनेगर गिवन है, विनेगर जिसको हम क्या कहते हैं, सिरका बोलते हैं, विनेगर एंड पिकल यानी अचार, विनेगर एंड पिकल दैट इज अचार, ठीक है। और सी में आपका गिवन है यहाँ पर सोडा वाटर एंड अदर कोल्ड ड्रिंक्स। जो सोडा वाटर होता है, सोडा वाटर की गाइस अगर हम बात करें, या फिर अदर जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं उसकी बात करें। और डी ऑप्शन में आपका क्या गिवन है, एप्पल गिवन है, इसमें एप्पल गिवन है, ठीक है, एप्पल गिवन है। यानी कि ये लिस्ट 1 आपकी मटेरियल गिवन है, और इसके जो इसमें कौन से एसिड पाए जाते हैं वो लिस्ट 2 में मैच करने हैं। तो सबसे पहले गाइस हम मैच करें, बताइए। मैं बढ़िया हूँ, गुड मॉर्निंग, बिल्कुल बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो यहाँ पे सोर मिल्क की गाइस अगर हम बात करें यानी खट्टे दूध की बात करें, तो आपको पता है खट्टे दूध में लैक्टिक एसिड होता है कि नहीं? खट्टे दूध में लैक्टिक एसिड होता है जिसे हम बोलते हैं लैक्टिक अम्ल, ठीक है। अगर हम पिकल यानी विनेगर की बात करें तो इसमें एसिटिक एसिड होता है, इसमें क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है, ठीक है, इसमें विनेगर में, सिरका में। और पिकल में हम विनेगर सिरका का यूज करते हैं, तो मतलब हम पिकल की बात करें या विनेगर की बात करें, उसमें क्या मिलेगा आपको, एसिटिक एसिड मिलेगा, जिसे मेथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। और सोडा वाटर में आपका मिलेगा कार्बोनिक एसिड। सोडा वाटर में क्या मिलेगा गाइस, कार्बोनिक एसिड मिलेगा आपको, कार्बोनिक एसिड मिलेगा, ठीक है भाई। और लास्ट में है एप्पल। एप्पल में आपका मैलिक एसिड होता है, क्या होता है, मैलिक एसिड होता है, याद रखेंगे, एप्पल में मैलिक एसिड होता है। तो अब मैच कर लीजिए। तो यानी कि सोर मिल्क ये हमारा लैक्टिक, यानी ए हो जाएगा 4 के साथ मैच, ए हो जाएगा 4 के साथ मैच। विनेगर दैट इज एसिटिक, बी हो जाएगा 3 के साथ मैच। सोडा वाटर कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक यानी कि सी को हम 2 से मैच करेंगे। एप्पल यानी कि मैलिक एसिड, इसको हम 1 से मैच करेंगे। तो इसका मतलब 4 3 2 1, 4 3 2 1, दैट इज बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बताइए सबको क्लियर हो गया, अच्छे समझ आ गया? और खट्टे दूध की बात हो रही हो या फिर दही की यानी कर्ड की बात हो रही हो, उसमें लैक्टिक एसिड आपका होता है। विनेगर या पिकल की बात करें तो इसमें आपका एसिटिक एसिड होता है, सोडा वाटर में कार्बोनिक एसिड होता है, और एप्पल में मैलिक एसिड होता है, ठीक है भाई। नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लेंगे, जल्दी से नोट कर लेंगे, नोट कर लेंगे सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी में भी आपका गिवन है तो आप एक बार हिंदी में देख लें। खट्टा दूध, लैक्टिक अम्ल, सिरका एवं अचार, एसिटिक अम्ल, सोडा वाटर एवं अन्य शीतल पेय, कार्बोनिक अम्ल, और सेब की बात करें तो मैलिक अम्ल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। रेडियम वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच मिनरल। रेडियम की अगर बात हो रही है तो किस मिनरल से हम ऑब्टेन करते हैं, बताइए क्या आंसर आ जाएगा। अगर हम रेडियम की बात करें तो किस मिनरल से हम इसको ऑब्टेन करते हैं, एक बार ट्राई करिए, ठीक है। सभी स्टूडेंट अच्छे से ट्राई करेंगे। चलिए तो अगर हम रेडियम की बात करें गाइस, रेडियम एक रेडियो एक्टिव है, ठीक है, रेडियो एक्टिव होता है ये रेडियम, ये चमकता है रात के टाइम पे, आपने देखा होगा। इसको हम RA से रिप्रेजेंट करते हैं, ये है रेडियम। तो यहाँ पे रेडियम को हम पिच ब्लेंड, जो पिच ब्लेंड है इसको हम यूरेनी नाइट भी बोलते हैं। पिच ब्लेंड को हम क्या कहते हैं,
यूरेनिनाइट, ठीक है, यूरेनिनाइट, इसको हम यूरेनिनाइट भी बोलते हैं। और ये पिच ब्लेंड ये एक्चुअल में होता है किसका, यूरेनियम का ओर, ये होता है यूरेनियम का ओर। और यूरेनियम आप लोग जानते हो इसका यूज हम कहां पे करते हैं, एज ए ईंधन, एज ए फ्यूल न्यूक्लियर रिएक्टर में। लेकिन साथ साथ में इसमें छोटी छोटी मात्रा पाई जाती है, किसकी, रेडियम की भी मात्रा पाई जाती है यूरेनिनाइट में, यानी पिच ब्लेंड में। पिच ब्लेंड को ही हम क्या कहते हैं, यूरेनिनाइट कहते हैं, जो कि यूरेनियम का ओर है, यूरेनियम का अयस्क है। इसी में आपका रेडियम भी छोटी मात्रा में पाया जाता है, इसी में आपका थोरियम भी पाया जाता है छोटी मात्रा में, इसी में आपका लेड भी पाया जाता है छोटी मात्रा में। चाहे लेड हो, रेडियम हो, थोरियम हो, यूरेनियम हो, यूरेनियम की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है। तो पिच ब्लेंड या यूरेनिनाइट ही आपका क्या हो जाएगा, रेडियम का ओर हो जाएगा, अयस्क हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा, इसको आप नोट कर लेंगे। बाकी रियूटाइल की अगर हम बात करें, रियूटाइल बताइए क्या होता है गाइस, रियूटाइल, रियूटाइल किसका अयस्क है, कोई बता सकता है। रियूटाइल की अगर हम बात करें, ये टाइटेनियम ऑक्साइड, ये TiO2, टाइटेनियम का ऑक्साइड ओर है ये, याद रखो, टाइटेनियम इससे निकाला जाता है। रियूटाइल की बात करें तो ये टाइटेनियम डाइऑक्साइड होता है, और ये ऑक्साइड ओर है टाइटेनियम का। तो मतलब रियूटाइल से टाइटेनियम को निकाला जाता है। इसके अलावा हेमेटाइट की बात करें गाइस, हेमेटाइट, हेमेटाइट का हम हेमेटाइट को ऐसे भी लिखते हैं HAE, ठीक है, हेमेटाइट। तो ये भी इसका क्या होता है, स्पेलिंग अलग अलग होती है इसकी। हेमेटाइट की बात करें तो ये होता है आपका Fe2O3 आयरन का ऑक्साइड, ठीक है, आयरन का ऑक्साइड, मतलब इससे आयरन को निकाला जाता है, लोहे को निकाला जाता है। तो हेमेटाइट हो गया, ये लोहे का अयस्क है। रियूटाइल ये टाइटेनियम का अयस्क है। पिच ब्लेंड यूरेनियम, रेडियम, थोरियम, लेड का अयस्क है। लाइमस्टोन आप जानते हो, चूना, ये आपका अगर हम लाइमस्टोन की बात करें तो ये चूना पत्थर होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, चूना पत्थर, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। यहाँ से ये मार्बल निकलती है, क्या होती है, मार्बल, संगमरमर, ये सब क्या है, लाइमस्टोन है। तो मेरे ख्याल से सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए। आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट में गिवन है, मेटल यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड वाज, विश्व में सबसे पहले मेटल कौन सा यूज हुआ था। वैसे ये हिस्ट्री का क्वेश्चन भी है, ठीक है, और आपको यहाँ पे हिंट भी दिख रही होगी। विश्व में यानी पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले कौन सी धातु यूज की गई, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, क्या आंसर आएगा, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, किस धातु को सबसे पहले यूज किया गया पूरे वर्ल्ड में। तो ये सिंपल है, कॉपर को यूज किया गया है ना, कॉपर जिसका एटॉमिक नंबर 29 होता है, कॉपर को सबसे पहले यूज किया गया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मोनाजाइट इज एन ओर ऑफ, जो मोनाजाइट है ये किसका अयस्क है, यानी इससे कौन सी धातु को निकाला जाता है, बताइए एक बार जल्दी से। ये सब और एंड अयस्क से भी एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक आपका मिश्र धातु होता है टॉपिक, जिसको हम एलॉय कहते हैं, जो दो या दो से ज्यादा धातुओं से मिलकर बनता है, वहां से भी एक आध क्वेश्चन आ जाता है। और इसे बोलते हैं और, इसे बोलते हैं अयस्क, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। वैसे इसको बहुत ज्यादा डिटेल में ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है, जो भूगोल है, जो ज्योग्राफी है, वहां पे ये जो अयस्क होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, इनके बारे में बहुत डिटेल में होती है पढ़ाई, लेकिन यहाँ पे हमें बेसिक्स पढ़ना होता है, वो आपके एग्जाम में आता है। मोनाजाइट की अगर हम बात करें, याद रखना ये थोरियम का अयस्क है, इससे थोरियम को निकाला जाता है, ठीक है। थोरियम ऑक्साइड के रूप में आपको ये अयस्क मिलेगा, मतलब ऑक्साइड, थोरियम का ऑक्साइड ओर है ये, थोरियम को यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और एक्सट्रैक्शन के भी अलग अलग मेथड होते हैं, ठीक है। जो एक्सट्रैक्शन मेथड है, ऐसे ही नहीं कि आपने गए और आपको पत्थर मिला, वहां से हमने मोनाजाइट में से थोरियम को निकाल लिया, ऐसे नहीं। इसके लिए पूरी माइनिंग एक्सट्रैक्शन मेथड होते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जो इस पे काम करती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, एल्यूमिनियम मेटल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, अब ये बहुत ही फेमस है कि एल्यूमिनियम मेटल को हम कहां से ऑब्टेन करते हैं, इसका मुख्य अयस्क क्या है, इसका मेन ओर क्या है। पिच ब्लेंड के बारे में हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, ग्रेफाइट के बारे में हम बात कर चुके हैं, बॉक्साइट के बारे में आपको अभी बताएंगे हम, अर्जेंटाइट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका एल्यूमिनियम का अयस्क पूछा है, बताइए क्या आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो एल्यूमिनियम का अयस्क है वो है बॉक्साइट, बॉक्साइट। बॉक्साइट की अगर हम बात करें, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में आपको अयस्क मिलेगा। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ना, इसके बहुत नाम है, बहुत रूप है, इसकी बहुत सारी फॉर्म्स है। इसी को हम रूबी स्टोन भी बोल देते हैं, इसके बहुत सारे नाम है, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और इसमें कुछ वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, तो हमने मान लिया XH2, ठीक है। तो ये होता है आपका किसका, बॉक्साइट।
और बॉक्साइट में ज्यादा मात्रा में पाया जाता है एल्यूमिनियम। तो इसीलिए एल्यूमिनियम जब इससे एक्सट्रैक्ट करें तो फायदा होगा। यानी वो मिनरल जिस मिनरल से हम किसी पर्टिकुलर धातु को निकालें और हमें फायदा हो, उससे एडवांटेज मिले, तो हम उस मिनरल को ओर बोल देते हैं। अब जाहिर सी बात है किसी पत्थर में अगर एल्यूमिनियम की मात्रा ज्यादा है तो हम उसमें से एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करेंगे, एल्यूमिनियम को निकालेंगे, तभी फायदा होगा। अब किसी पत्थर में एल्यूमिनियम ज्यादा है और मान लो उसमें दूसरा जो मेटल है वो कम है, तो हम दूसरे वाले को थोड़ी ना निकालेंगे, पहले वाले को निकालेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा बॉक्साइट। ठीक है, बाकी ये स्ट्रक्चर गिवन है बॉक्साइट का, एल्यूमिनियम का स्ट्रक्चर गिवन है जिसमें 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं एल्यूमिनियम में, है ना। बात आ जाए यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन। क्लियर हो गया सभी को। 16 नंबर देखिए, नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर ऑफ। नेचुरल रबर किसका पॉलीमर है, बहुत ही शानदार है। ठीक है, बताइए, नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ। पॉलीमर का क्या मतलब होता है, बहुत सारी यूनिट, बहुत सारी मोनोमर मिलकर एक पॉलीमर बनाते हैं। तो आपसे पूछा है इसका मोनोमर, एक्चुअली पूछा है कि जो नेचुरल रबर है इसका मोनोमर क्या होगा, इसके मोनोमर को हम क्या बोलते हैं, इसका स्ट्रक्चर भी अभी हम बताएंगे और इसका IUPAC नेम भी बताएंगे और इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, पेड़ों से निकाला जाता है रबर को। ये जो नेचुरल रबर है, पेड़ों से लेटेक्स दूध निकलता है व्हाइट कलर का, उसी से ये बनाई जाती है। ठीक है, तो इसका नाम है आइसोप्रीन, इसको हम बोलते हैं गाइस आइसोप्रीन। आइसोप्रीन। अब आइसोप्रीन के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो उसको हम बोलते हैं CH2 डबल बॉन्ड C, यहां पर होता है मिथाइल ग्रुप, इसको हम थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। ठीक है, C यहां पर होता है मिथाइल ग्रुप, दैट इज CH3, और उसके बाद में CH डबल बॉन्ड CH2, ये होता है आइसोप्रीन। ये क्या होता है, आइसोप्रीन। नहीं दिख रहा है, एक बार दिखेगा अभी। ये क्या है, CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब ऐसा हमने कैसे लिख दिया, हमें कैसे याद है, क्योंकि हमें इसका IUPAC नेम याद है। इसको हम इस तरीके से स्ट्रक्चर वाइज ऐसे लिख सकते हैं इसको, CH2 डबल बॉन्ड C, और आपने यहाँ लगा देना है मिथाइल ग्रुप, दैट इज CH3, और फिर यहाँ पर आपका क्या है, फिर यहाँ पर है आपका CH और यहाँ पर क्या है CH2। क्या इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं ना। अब इसका IUPAC नेम जरा बताओ हमें। बिल्कुल हाँ, IUPAC नेम इसका बताओ। यहाँ पे कार्बन 1 है, इसको 1 नंबर डाल दें, इसको 2 नंबर डाल दें, इसको 3 नंबर, और इसको हम 4 नंबर डाल दें। ठीक है, अब जरा सभी स्टूडेंट ये बताओ, 2 नंबर पे मिथाइल ग्रुप लगा है तो हम इसको क्या हम ये बोल सकते हैं 2 मिथाइल, क्योंकि हम पहले हम मिथाइल को लिखेंगे, तो 2 मिथाइल हमने लिख दिया। इसका क्या लिख दिया, 2 मिथाइल। और डबल बॉन्ड कहाँ पे है, फर्स्ट और थर्ड नंबर के कार्बन पर। ये फर्स्ट और थर्ड नंबर के कार्बन पर क्या है, यहाँ पर अगर आप देखोगे फर्स्ट और थर्ड नंबर के कार्बन पर आपका है, यहाँ पे 4 नंबर है ये। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड नंबर के कार्बन पर डबल बॉन्ड है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 1,3, और 2 बार है तो हम लिखेंगे डाई, क्या लिखेंगे डाई। और टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, तो हम लिखते हैं ब्यूट, ब्यूट। ठीक है, ब्यूट, तो डाई ब्यूट, और यहां पे हम लगा देंगे इन, क्योंकि डबल बॉन्ड को हम लगाते हैं इन, तो डाई ब्यूटाडीन हो जाएगा इस तरीके से। इसको हम लिखेंगे 1,3 डाई, या फिर ब्यूटाडीन लिख सकते हो, ब्यूटाडीन या ब्यूट डाई इन लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, डाई को ऐसे लिख दो, ब्यूट डाई इन लिखेंगे हम इसको, क्या लिखेंगे 1,3, 4 कार्बन के लिए हम लिखेंगे ब्यूट, और फिर लिखेंगे डाई क्योंकि 2 बार है, और लास्ट में डबल बॉन्ड की वजह से इन लगा देंगे, तो ये हो जाता है 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडीन। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। तो ये जो आइसोप्रीन है, ये लेटेक्स होता है, जो इसके पेड़ होते हैं वहां से दूध निकाला जाता है, उसी को लेटेक्स कहते हैं, और उसी से ही आपका ये प्राकृतिक रबड़ बनती है, नेचुरल रबड़ बनती है, और उसका मोनोमर क्या है, आइसोप्रीन है। आइसोप्रीन को और हम क्या कहते हैं, 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडीन। ठीक है, यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जाता है कि आइसोप्रीन का IUPAC नेम क्या है, तो 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडीन इसको बोलते हैं। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी बता दिया है सॉरी, इसका स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी बता दिया, एक बार आप देख सकते हैं, देख लीजिए एक बार फिर से। अच्छे समझ आ गया, बहुत बढ़िया, UPSC गर्ल्स बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए आगे बात करते हैं, तो ए ऑप्शन आपका बढ़िया आंसर था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 क्वेश्चन और बचे हैं, इनको भी आप अच्छे से आंसर करना।
ए हाइड्रोकार्बन इन विच 2 कार्बन एटम आर ज्वाइंड व्हाई ए डबल बॉन्ड इज कॉल्ड एज। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं, एल्कीन कहते हैं, एल्काइन कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं, या मोर देन वन? क्या आंसर आ जाएगा बताइए? बी ऑप्शन बिल्कुल बढ़िया। यहाँ पे अगर हम एल्कीन की बात करें तो एल्कीन क्या होता है? जितने नंबर ऑफ कार्बन होते हैं उसके डबल नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं एल्कीन में, यही होता है ना? सॉरी गाइस, जितने नंबर ऑफ कार्बन होते हैं उसके डबल नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, तो इसमें कार्बन कार्बन के बीच में आपको डबल बॉन्ड मिलेगा, कार्बन कार्बन के बीच में कहीं ना कहीं एक जगह डबल बॉन्ड जरूर मिलेगा, तो इसीलिए ये बन जाता है एल्कीन। ठीक है, एल्कीन, क्योंकि डबल बॉन्ड की वजह से हम लास्ट में लगा देते हैं, इन लगा देते हैं, तो ये बन जाता है एल्कीन। ठीक है, और इसका ये जनरल फॉर्मूला भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और डबल बॉन्ड जब भी हो कार्बन कार्बन के बीच में या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये पॉइंट भी याद रखेंगे। क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी होते हैं, मतलब इनको आप जलाओगे ना, इनको जब बर्न करोगे तो ये येलो फ्लेम के साथ जलते हैं, पीली लौ के साथ जलते हैं। ठीक है, चलिए तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट 3 क्वेश्चन और हैं, इसको देख लेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस डज नॉट कॉज पॉल्यूशन। इनमें से कौन सा सब्सटेंस है जो पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन नहीं होता है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रदूषक नहीं है बल्कि वो हमें फायदा देता है? अगर आप उसके बर्तन में पानी पियोगे तो आपको आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्ट्रांग रहेगा, आपका जो डाइजेशन है वो बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा? आपने कैडमियम की वजह से, कैडमियम की बैटरीज आती हैं, कैडमियम की क्या आती है? बैटरी होती है, बैटरी जो यूज होती है, तो उसमें उसकी वजह से बहुत अच्छा खासा प्रदूषण होता है, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है क्रिएट कैडमियम की वजह से। आर्सेनिक प्रदूषण भी होता है, निकिल प्रदूषण भी होता है, निकिल की वजह से भी क्या होता है? पॉल्यूशन होता है। आर्सेनिक की वजह से भी पॉल्यूशन होता है। कॉपर की वजह से कोई पॉल्यूशन नहीं, कॉपर की वजह से कोई पॉल्यूशन नहीं। कॉपर को हम यूज करते हैं, कॉपर के बर्तन में आपने देखा होगा, कॉपर एक मिनरल है, एक अच्छा, जो हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपर के बर्तन में हम पानी को शाम को रख दें और सुबह पिए तो हमारा पेट एकदम सही रहता है। ठीक है, कॉपर के तार बनाए जाते हैं, वायर बनाए जाते हैं, क्योंकि कॉपर एक अच्छा हीट और इलेक्ट्रिसिटी का चालक है, कंडक्टर है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन गिवन है, मेटल विच रिएक्ट इंस्टेंटली विद वाटर इज। वो कौन सा मेटल है जो पानी के साथ बहुत तीव्र अपक्रिया करता है, बहुत जल्दी अपक्रिया कर लेता है? बताइए, सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम या आयरन? सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम या आयरन? हम हिंट दे देते हैं, ऐसा मेटल जिसको हम चाकू से काट सकते हैं, पनीर जैसे, जैसा पनीर होता है ना, बिल्कुल पनीर के जैसे हम चाकू से काट सकते हैं इस मेटल को। बताइए कौन सा मेटल है? मेटल विच रिएक्ट इंस्टेंटली विद वाटर, इसका मतलब वो कौन सा मेटल है जो पानी के साथ बहुत तीव्र अपक्रिया, त्वरित अपक्रिया करता है? वो है सोडियम। क्योंकि जो सोडियम है ना, सोडियम हो गया, पोटेशियम, अगर पोटेशियम होता वो भी आंसर होता। सोडियम की बात करें या पोटेशियम की बात करें, ये इतने ज्यादा रिएक्टिव है कि इनको अगर आपने पानी में डाल दिया तुरंत हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, और साथ साथ में हाइड्रोजन आग भी, मतलब जो हीट है वो प्रोड्यूस होती है। इस हीट की वजह से हाइड्रोजन में आग लग जाती है। मतलब सोडियम और पोटेशियम को आप अगर पानी में डालोगे, या सोडियम या पोटेशियम को आप हवा में भी छोड़ दोगे, तो हवा में जो ऑक्सीजन है उससे रिएक्ट करके भी क्या कर देंगे? आग पकड़ लेंगे। तो इसीलिए इनको मिट्टी के तेल में रखते हैं, केरोसिन ऑयल में रखते हैं। ठीक है, तो याद रखना आपका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। एल्यूमिनियम की बात करें, लोहे की बात करें, ये स्टीम से रिएक्शन करते हैं, ये पानी से रिएक्शन नहीं करते हैं, ये भाप से रिएक्शन करते हैं। जो भाप होती है, स्टीम होती है, उससे रिएक्शन करते हैं। मैग्नीशियम की बात करें तो ये आपकी हॉट वाटर से रिएक्शन करती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और जो कि लास्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर लिस्ट 1 में आपको कुछ सब्सटेंसेस गिवन है जो नेचुरली अकर होते हैं, प्राकृतिक रूप से कुछ सब्सटेंस पाए जाते हैं, और लिस्ट 2 में उनके एलिमेंट गिवन है, मतलब उस प्राकृतिक रूप से जो सब्सटेंस पाए जा रहे हैं उसमें कौन कौन से एलिमेंट मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको अपने आप को गायब करते हैं, अब आपको दिखाई पड़ेगा ये, जरा देखिए ध्यान से। सबसे पहले बात आती है डायमंड की। तो आप सबको पता है कि डायमंड में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? भैया कार्बन, क्योंकि ये डायमंड तो प्योर कार्बन से मिलकर बना है ना। डायमंड कार्बन का अपर रूप है, एलोट्रोप है कार्बन का। तो डायमंड में सिर्फ और सिर्फ कार्बन मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अगर हम मार्बल की बात करें तो मार्बल की बात करें तो ये मार्बल में होता है आपका कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना। तो सिर्फ कैल्शियम नहीं होता है इसमें, कैल्शियम कार्बोनेट है ये,
कैल्शियम कार्बोनेट पूरा पाया जाता है CaCO3 मार्बल के अंदर, ठीक है। तो इसमें कैल्शियम की मात्रा है मार्बल में। सैंड की बात करें गाइस तो इसमें सिलिका होती है, सैंड में क्या होती है, सिलिका होती है, तो इसको हम 2 से मैच कर देंगे, ठीक है, सिलिका। रूबी जो ब्लू है, रूबी ब्लू हमने आपको बताया था ये स्टोन होता है Al2O3, तो ये हो जाएगा एल्यूमिनियम, इसमें एल्यूमिनियम मिलेगा। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे से मैच क्लियर हो गया। डायमंड की अगर हम बात करें दैट इज ए को हम मैच करवा देंगे किससे, कार्बन से यानी 4 से। बी की अगर हम मार्बल की बात करें इसको हम मैच करवा देंगे 1 से यानी कैल्शियम से। सैंड की बात करें सी, इसको हम मैच करवा देंगे किससे, सिलिका से यानी 2 से। और डी में क्या गिवन है, रूबी स्टोन, रूबी ब्लू है ना, इसको हम मैच करवा देंगे एल्यूमिनियम से यानी 3 से। तो 4 1 2 3 4 1 2 3 दैट इज बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें 2-3 आपके क्वेश्चन छिपे हुए हैं, ठीक है। आप इसका आंसर कर देंगे बी ऑप्शन। और हिंदी वाले स्टूडेंट्स एक बार हिंदी में भी देख सकते हैं, ये है हिंदी में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में प्राकृतिक रूप से प्राप्त पदार्थ है और सूची 2 में उपस्थित तत्व है। तो हीरा को कार्बन से मैच करेंगे, संगमरमर को हम कैल्शियम से मैच करेंगे, रेत को सिलिकॉन से और रूबी को हम एल्यूमिनियम से मैच करेंगे, इसीलिए बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये था हमारा आज का लेक्चर गाइस। ये हमारा टाइम टेबल गिवन है, आप एक बार टाइम टेबल देख लें, ये टाइम टेबल देख लें सभी स्टूडेंट। सुबह द हिंदू एडिटोरियल से आपकी क्लास स्टार्ट होती है और रात को जो 9 बजे वाली क्लास है वो अभी 10 बजे हो गई है, इसको थोड़ा सा चेंज है। अगर हम यहाँ पे द हिंदू एडिटोरियल की बात करें सुबह 7 बजे, उसके बाद में इंग्लिश की 11 बजे, फिर आपकी वोकैब अगर आपको कंप्लीट करनी है तो वो वोकैब लैडर की 8 बजे, और फिर 12 बजे फिर इंग्लिश की क्लास होती है। आप दोनों क्लास में से कोई भी ले सकते हैं। फिजिक्स की अगर हम बात करें तो 1 बजे हम आपको करवा रहे हैं कॉन्सेप्ट, डेली फिजिक्स की 1 बजे की क्लास जो होती है कॉन्सेप्ट की क्लास होती है, जिसमें शानदार कुछ ना कुछ हम कॉन्सेप्ट कवर करते हैं आपका। केमिस्ट्री की गाइस बात करें जो हम प्रीवियस क्वेश्चंस करवा रहे हैं, ये 9 बजे होती थी लेकिन अब आपकी 10 बजे आज से शुरू हो गई, सुबह 10 बजे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, सुबह 10 बजे। और 3 बजे आपकी क्या होगी, मैथ की क्लास होगी, ठीक है। चलिए आप सभी एम्बाइब एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। एम्बाइब एप्लीकेशन को अभी तक इंस्टॉल नहीं किया तो इंस्टॉल कर ले, वहां पे आपको बेहतरीन कंटेंट अवेलेबल है। चाहे आप थ्योरी पढ़ना चाहें, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहें, टेस्ट देना चाहें, हर तरीके से वहां पे आपकी हेल्प हो जाएगी विद 3D एनिमेशन एंड AI टेक्नोलॉजी के साथ, ठीक है, जिससे आप अपनी जो परफॉर्मेंस है बेटर वे में वहां पे चेक कर सकते हैं और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें, आप सभी इस क्लास की PDF चाहते हैं तो एम्बाइब अचीव डिफेंस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, यहाँ पे आपको सभी क्लासेस की PDF शेयर कर दी जाती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। जितने भी हम आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सब एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। अगर किसी भी टाइप की डाउट रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई करूंगा। थैंक यू, शुक्रिया, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। कीप एम्बाइबिंग, बी बिलीव इन यू।